आजकल पॉप कल्चर और मॉडर्न कहानियों ने हमें यही सिखाया है कि हेडीज और पर्सिफनी की कथा एक बेहद डार्क गॉथ प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां अंडरवर्ल्ड का राजा और एक खूबसूरत देवी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या असली ग्रीक पौराणिक कथा सच में ऐसी ही थी? आज के इस विश्लेषण में हम इस सबसे बड़े मिथक पर से पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि असली कथा कोई रोमांटिक फैंटेसी बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अपहरण की कथा है जिसने पूरी दुनिया को भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। चलिए जानते हैं कैसे। शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ देना सबसे जरूरी है। ये कोई डार्क रोमांस नहीं था। यहाँ किसी भी तरह की आपसी सहमति या आजकल की कहानियों वाले फ्लर्टेशन जैसी कोई स्थिति नहीं थी। ये एक सीधा सीधा अपहरण था। एक ऐसी स्थिति जहां एक मासूम देवी को उसकी मर्जी के बिना उसकी शांत दुनिया से अचानक छीन लिया गया। अगर इस पूरे दास्तान का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो कुछ ऐसा होगा: ये कोई प्रेम कहानी नहीं है। असल में ये देवताओं के बीच किया गया एक बंधक समझौता है, एक ऐसी डील जिसमें हॉस्टेजेस शामिल थे। इस पूरी कथा में अपना फैसला खुद लेने की आज़ादी जैसी कोई चीज़ शुरुआत में थी ही नहीं। भाग 1, असली किरदार और वे असल में कौन थे। अब उन आधुनिक धारणाओं को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है और सच्चाई की तरफ बढ़ने का। तो इस विषय की थोड़ी गहराई में चलते हैं। आज की फैन फिक्शन कहानियां इन दोनों किरदारों को बहुत ही अलग ढंग से पेश करती हैं। एक तरफ हेडीज को एक आक्रामक और शैतानी बैड बॉय बनाया गया है, और परसेफनी को एक ऐसी डार्क क्वीन जो हर कदम पर उसकी बराबरी करती है। लेकिन प्राचीन ग्रीक सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। असल में हेडीज एक बेहद शांत धन का देवता था, और परसेफनी सिर्फ एक शक्तिहीन कन्या थी जिसका अपना कोई अस्तित्व या प्रभाव तब तक स्थापित नहीं हुआ था। हेडीज के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उसे शैतान मान लिया जाता है। असल में प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में शैतान जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हेडीज ज़्यूस और पोसाइडन का तीसरा भाई था। जब उन्होंने पूरी दुनिया को आपस में बांटा तो हेडीज को अंडरवर्ल्ड मिला। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नरक नहीं था, ये बस वो जगह थी जहां मौत के बाद हर इंसान को जाना होता था। हेडीज असल में एक अमीर और न्यायप्रिय शासक था, देवताओं में सबसे स्थिर। वो बाकी देवताओं की तरह बेवजह युद्ध नहीं करता था, बस चुपचाप और ईमानदारी से अपना काम करता था। और दूसरी तरफ थी परसेफनी, जिसे शुरू में परसेफनी नहीं बल्कि सिर्फ कौरे कहा जाता था। कौरे का सीधा सा अर्थ होता है कन्या या द मेडन। वो फसलों की देवी डेमेटर की एक युवा बेटी थी, और सच कहूं तो वो बिल्कुल शक्तिहीन थी। उसका अपना कोई सिंहासन नहीं था। उसकी पूरी दिनचर्या बस मैदान में जाकर फूल चुनने तक ही सीमित थी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। शुरुआत में परसेफनी के जीवन के सारे फैसले किसी और के ही हाथों में थे। भाग 2, अपहरण और अकाल। यहाँ से इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है और एक भयानक मोड़ लेती है। एक हरा भरा मैदान था जहाँ कोरे खड़ी थी और बिल्कुल बेफिक्र होकर नार्सिसस के सुंदर फूल चुन रही थी। और तभी जमीन अचानक 2 हिस्सों में फट गई। उस दरार के अंदर से हेडेस अपने काले घोड़ों वाले काले रथ पर सवार होकर बाहर निकला, और उसने बिना किसी सहमति के जबरदस्ती कोरे को पकड़ लिया। और इससे पहले कि वहां कोई कुछ समझ पाता, जमीन उनके पीछे वापस बंद हो गई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। अब इस घटनाक्रम के तथ्यों पर नजर डालते हैं। ये एक बेहद निर्दयी अपहरण था। इसमें ना तो कोई प्रस्ताव रखा गया था, ना ही खोरे की कोई मर्जी पूछी गई थी। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाला तथ्य क्या है? ये सब परसेफनी के अपने पिता यानी देवताओं के राजा ज़्यूस की सहमति से हुआ था। जी हाँ, ज़्यूस ने अपने ही भाई को अपनी बेटी का अपहरण करने की पूरी इजाजत दी थी। जब माँ डिमीटर को अपनी बेटी की चीख सुनाई दी तो उसका दुख और घबराहट असहनीय हो गई। डिमीटर ने 9 दिन और 9 रातों तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, हाथ में मसल लिए पूरी दुनिया में अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढा। आखिरकार सूर्य देवता हीलियोस ने, जो आसमान से सब कुछ देख सकते हैं, डिमीटर को सच्चाई बता दी कि ये सब ज़्यूस और हेडिस की मिली भगत थी। जब डिमीटर को इस धोखे का पता चला तो वो पूरी तरह टूट गईं और उसने अपना काम करना बंद कर दिया। वो ओलंपस छोड़कर एक बूढ़ी औरत के भेस में जमीन पर भटकने लगीं। इसका अंजाम बेहद भयानक था। फसलें तबाह हो गईं, खेत बंजर हो गए,
दुनिया में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि इंसान भूख से मरने लगे। लोग अब देवताओं को चढ़ावा नहीं चढ़ा पा रहे थे, जिसके कारण ज़्यूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके अनुयायी कम होने लगे। भाग 3 अनर का समझौता। जब मानवता पर ही खतरा मंडराने लगा, तब कुछ न कुछ हल निकालना बेहद जरूरी था। ज़्यूस ने आखिरकार मजबूर होकर हर्मीस को परसेफोनी को वापस लाने के लिए अंडरवर्ल्ड भेजा। हेडीज अच्छी तरह जानता था कि वो अब परसेफोनी को किसी हाल में और नहीं रोक सकता। यहाँ पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। हेडीज ने इस आखिरी मौके पर एक चाल चली और परसेफोनी को भोजन का प्रस्ताव दिया। प्राचीन काल में ये एक नियम था कि अगर कोई मृतकों की दुनिया का भोजन एक बार खा लेता है तो उस पर हमेशा के लिए उसी दुनिया का अधिकार हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि परसेफनी ने आखिर कितने बीज खाए थे? 6। हाँ, सिर्फ 6 अनार के बीज। कुछ कथाओं का मानना है कि हेडीज ने उसे छल से खिलाया, तो वहीं कुछ का कहना है कि वो भूख से इतनी बेहाल थी कि उसने खुद इन्हें खा लिया। पर वजह चाहे जो भी हो, उन 6 बीजों ने हमेशा के लिए उसका नसीब तय कर दिया। जब हर्मीज परसेफनी को धरती पर वापस लाया तो जमीन तुरंत खेल उठी, पर उन बीजों की वजह से एक बड़ा समझौता करना पड़ा। फैसला ये हुआ कि हर एक बीज के बदले परसेफनी को 1 महीना अंडरवर्ल्ड में गुजारना होगा, यानी 6 महीने अपनी माँ डिमीटर के साथ ऊपर और 6 महीने हेडीज के साथ नीचे। और हैरानी की बात यह है कि यही प्राचीन कथा असल में बताती है कि दुनिया में ऋतुएं यानी सीजन्स कैसे आते हैं। जब परसेफनी ऊपर आती है तो बसंत और गर्मी का मौसम होता है, और जब वो वापस नीचे जाती है तब अपनी माँ के शोक के कारण पूरी धरती पर सर्दी और पतझड़ छा जाता है। भाग 4 बंदी से महारानी तक। अब यहाँ से हम देखेंगे परसेफनी का खुद का आगे का सफ़र, जो पूरी तरह से बदल गया था। परसेफनी का विकास सच में कितना असाधारण था, ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक औरत जिसे एक शक्तिहीन कन्या और बंदी बनाकर लाया गया था, वो वक्त के साथ वैसी बिल्कुल नहीं रही। उसने खुद को बदला, अपनी शक्ति को पहचाना और अंडरवर्ल्ड की ड्रेड क्वीन यानी एक भयंकर महारानी के रूप में उभरकर सामने आई। परसेफनी ने उस अंधेरे बंदी ग्रह को आखिरकार अपने राज्य में बदल दिया। उसने हेडीज के साथ बराबरी से मिलकर सिंहासन संभाला। जहां हेडीज अपने नियमों का पक्का था, वहीं परसेफनी ने कई बार मृतकों पर दया दिखाई और उनकी मदद की, और वो अब किसी से डरती नहीं थी। एक बड़ा मजेदार किस्सा है, जब मीनथे नाम की एक निम्फ ने हेडीज के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो परसेफनी ने गुस्से में आकर उसे एक पुदीने के पौधे में तब्दील कर दिया। दूसरे ग्रीक देवताओं की तुलना में हेडीज एक काफी वफादार पति साबित हुआ, और परसेफनी ने इस मुश्किल स्थिति में भी अपने लिए एक ऐसी मजबूत जगह बनाई जहां उसकी आवाज की पूरी कीमत थी। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम मुद्दा यही है कि ये किसी आधुनिक सोलमेट की प्रेम कहानी नहीं है। ये असल में एक माँ की उस जिद की कहानी है जो अपने बच्चे की खातिर पूरी दुनिया को भूखा मार सकती है। ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने घंघोर अंधेरे में भी राज करना सीखा, और एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जहाँ उसकी आवाज़ पूरी तरह छीन ली गई थी, अपने ट्रॉमा से गुजरने के बाद अपनी ताकत वापस हासिल की। ये सच में बहादुरी और संघर्ष की एक अनोखी मिसाल है। इसलिए अगली बार जब इन किरदारों की जोड़ी को कोई आदर्श माने तो उन्हें अनार के उन 6 बीजों की असलियत के बारे में जरूर याद दिलाया जाना चाहिए। इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या हेडीज वाकई एक बड़ा खलनायक था, या वो बस वही कर रहा था जिसकी उसे उसके देवताओं के राजा भाई ज़्यूस ने आज़ादी दी थी? और अगला कौन सा ऐसा मिथक है जिसे इसी तरह सच्चाई की कसौटी पर कसना चाहिए? क्या ऑर्फियस की कथा या फिर अथीना के गुस्से का सच? ये सच में आगे सोचने के लिए एक कमाल का मुद्दा है। ऐसे ही किसी और दिलचस्प विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।